हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही हैं। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अकबर द ग्रेट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपने चैप्टर अच्छे से देखा होगा, स्टडी किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अदरवाइज आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हमें स्टार्ट करना है द रेवेन्यू सिस्टम। द रेवेन्यू सिस्टम हमें स्टार्ट करना है अकबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेर शाह सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज अडॉप्टेड बाय अकबर विद अ फ्यू नेसेसरी चेंजेस। शेर शाह सूरी ने जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम चलाया था वो अकबर ने अडॉप्ट किया, बट उसमें कुछ ज़रूरी चेंजेस भी किए अकबर ने। अकबर ट्राइड टू इम्प्रूव द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अकबर ने कोशिश करी कि रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। द लैंड वॉज मीजर्ड, उसमें उसने क्या किया, लैंड को मीज़र किया पहले। रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड एंड क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्शन। रेवेन्यू तब फिक्स किया जाता था, दो बेसिस पर रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, सबसे पहला देखते थे कि क्वालिटी कैसी है लैंड की, और दूसरा देखते थे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन कितना हो रहा है इस लैंड पर, उसके बेसिस पर उसे फिक्स किया जाता था रेवेन्यू को। द रेवेन्यू विच वॉज कलेक्टेड इन कैश और इन काइंड, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो कैश में होता था या काइंड में होता था, वॉज प्री डिटरमाइंड बाय रेवेन्यू ऑफिशियल्स। वो रेवेन्यू जो था वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के द्वारा प्री डिटरमाइन किया जाता था, पहले से ही डिटरमाइन कर लिया जाता था। लोन्स वर गिवन टू फार्मर्स इन टाइम्स ऑफ नीड, जब फार्मर्स को लोन्स की ज़रूरत पड़ती है तो लोन भी दिए जाते थे। वेरियस प्रोजेक्ट्स वर अंडरटेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नए नए प्रोजेक्ट्स भी उसने स्टार्ट करवाया अकबर ने ताकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। ही अकम्प्लिश्ड दिस विद द हेल्प ऑफ हिज एफिशिएंट रेवेन्यू मिनिस्टर राजा टोडरमल। ये सभी काम जो उसने अकम्प्लिश किए, प्राप्त किए, सभी काम अच्छे से करवाए, वो अपने एक काबिल रेवेन्यू मिनिस्टर के द्वारा करवाए जिसका नाम था राजा टोडरमल। दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अकबर्स राइन वॉज नोन एज टोडरमल्स बंदोबस्त। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था अकबर के शासन के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ था और इस सिस्टम को बोला गया टोडरमल्स बंदोबस्त। बंदोबस्त क्या होता है? रेवेन्यू सिस्टम था ये, ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम था जो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? राजा टोडरमल ने। अकॉर्डिंग टू राजा टोडरमल्स बंदोबस्त, राजा नहीं था मतलब मिनिस्टर था, तो इस बंदोबस्त के अकॉर्डिंग क्या था? लैंड वॉज सर्वेड एंड कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। इस बंदोबस्त में क्या किया? लैंड को सर्वे किया गया लैंड का, और उसे 4 तरीके की लैंड में कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट वाज रेगुलरली और ओकेजनली कल्टिवेटेड। इस चीज़ पर डिपेंड करता था कि वो रेगुलरली कल्टिवेट होता है या ओकेजनली कल्टिवेट होता है वो लैंड। देन इट वाज क्लासिफाइड एज, तो उस लैंड को किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? गुड, मिडलिंग, मिडलिंग इज एवरेज, और बैड, इन 3 बेसिस पर डिवाइड किया गया। ऑल लैंड वॉज मीजर्ड विद बैम्बूज जॉइंट टुगेदर विद आयरन रिंग्स कॉल्ड जरी। सारे लैंड्स को मीजर किया जाता था बैम्बूज से, ठीक है, बैम्बूज से, और वो बैम्बूज को ज्वाइन करते थे आयरन रिंग्स से, उन आयरन रिंग्स को बोलते हैं जरे। द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रोड्यूस एंड एवरेज प्राइस ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जाता था एवरेज प्रोड्यूस के बेसिस पर और एवरेज प्राइस के बेसिस पर। लास्ट 10 ईयर्स में कितना एवरेज प्रोड्यूस हुआ और एवरेज प्राइस कितना रहा, उसके बेसिस पर रेवेन्यू को कैलकुलेट करते थे। द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस, और लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था कि जितना एवरेज प्रोड्यूस आ रहा है उसका 1/3 पार्ट रेवेन्यू में जाता था। रेवेन्यू कुड बी पेड आइदर इन कैश और इन काइंड, रेवेन्यू को कैश में भी पे किया जा सकता था और काइंड में भी। इफ देयर वॉज अ नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स, द स्टेट ग्रांटेड रेमिशन ऑफ रेवेन्यू। अगर स्टेट में उनके में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है ना, फ्लड्स, बाढ़ आना या सूखा पड़ जाना, तो स्टेट जो होता था वो उन्हें रेमिशन ऑफ रेवेन्यू भी देता था। रेमिशन मीन्स उनका कर्जा कैंसिल कर देता था, उनकी जो पेनल्टी होती थी उसे कैंसिल कर देता था। लोन्स वर गिवन टू फार्मर्स टू बाय सीड्स, कैटल, ठीक है, लोन दिए गए फार्मर्स को ताकि वो लोग सीड्स और कैटल्स को खरीद सकें, ठीक है। और क्या खरीद सकते थे वो फिर? एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी कि और जो भी उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए उन्हें भी वो खरीद सकते थे उन लोन से। ट्रेड ऑल्सो ब्रॉट इन रेवेन्यू, ट्रेड भी रेवेन्यू में आ गया। फिर बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड वॉज एनकरेज, और इंटरनल और फॉरेन ट्रेड दोनों ही एनकरेज हुए। इंटरनल हो गया यानी कि अपने ही कंट्री में, और फॉरेन हो गया विदेश से भी जो ट्रेड था उसे एनकरेज किया गया। तो ये था रेवेन्यू सिस्टम अकबर का।
ठीक है, अब आता है हमारा मनसबदारी सिस्टम। क्या? मनसबदारी सिस्टम। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। फॉर इट्स सक्सेसफुल फंक्शनिंग, उसकी सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए अकबर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि उसका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करे उसके लिए अकबर ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उस सिस्टम को उसने बोला मनसबदारी सिस्टम। ही बोरोड दिस सिस्टम फ्रॉम पर्शिया। उसने ये सिस्टम कहाँ से देखा था? पर्शिया में देखा था। दिस मनसबदारी सिस्टम वॉज द बेसिस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ये मनसबदारी जो सिस्टम था ये किसका बेसिस था? कंट्री के सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस था। द वर्ड मनसब मीन्स रैंक और स्टेटस। मनसब का मीनिंग क्या होता है? रैंक या फिर स्टेटस। और जत एंड सवर आर द टू रैंक्स ऑफ अ मनसबदार। किसी भी मनसबदार के दो रैंक्स थे, जात और सवर। ठीक है, द वर्ड जात मीन्स पर्सनल। जात मीन्स वर्ड जो जात था इसका मीनिंग था पर्सनल। इफ इट फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये जो जात था वर्ड ये किसी भी पर्सन का पर्सनल स्टेटस फिक्स करता है। और दो सवार, इट्स रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन अ पर्सन वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। और सवार जो रैंक थी वो ये इंडिकेट करती थी कि एक पर्सन के पास कितनी कैवलरी मैन्स होने चाहिए, कितने घुड़सवार होने चाहिए जिसे वो मेंटेन करेगा। ठीक है, जात और सवार का मीनिंग समझ में आया। द नंबर ऑफ सोल्जर्स, और सोल्जर्स कितने मेंटेन करते थे वो लोग? 10 से 7,000 तक कितने भी कर सकते थे। इट डिपेंडेड ऑन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉब। वो किस चीज़ पर डिपेंड करता था कि जॉब के नेचर कैसा है और जॉब की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द हाईएस्ट रैंक और मनसब्स वर रिजर्व फॉर द रॉयल फैमिली मेंबर। जो हाईएस्ट रैंक होती थी जॉब की, ठीक है, हाईएस्ट मनसब्स होते थे उन्हें रिजर्व कर लिया जाता था रॉयल फैमिली मेंबर्स के लिए, जो वेल्दी फैमिलीज थी उनके लिए। दीज ऑफिसर्स वर पेड इन द फॉर्म ऑफ जागीर्स। और इन ऑफिसर्स को जो सैलरीज मिलती थी वो जागीर्स की फॉर्म में मिलती थी। जागीर्स क्या था? रिवेन्यू था एक तरीके का जिससे मनसबदार्स को पे किया जाता था। सैलरीज वर पेड टू दी मनसबदार्स अकॉर्डिंग टू देयर रैंक इन द फॉर्म ऑफ जागीर्स। सैलरीज जो दी जाती थी मनसबदार्स को उनकी रैंक के बेसिस पर दी जाती थी और जागीर्स की फॉर्म में दी जाती थी। दी मनसबदार्स वर अपॉइंटेड, डिसमिस्ड और प्रमोटेड बाय द एम्परर। मनसबदार्स को अपॉइंट, डिसमिस और प्रमोट करने का काम किसका होता था? एम्परर का होता था, राजा का होता था। पोस्ट ऑफ अ मनसबदार वॉज नॉट हेरिडिटेरी। मनसबदार की जो पोस्ट थी वो हेरिडिटेरी नहीं थी। समझ गए? हेरिडिटेरी मीन्स क्या होता है? फादर की, फिर उसके सन की, फिर उसके सन की, ऐसा। तो ऐसा नहीं था मनसबदार की पोस्ट में। सो आफ्टर अ मनसबदार डाइड, जब मनसबदार की डेथ हुई, हिज जागीर वॉज टेकन ओवर बाय द किंग। उसकी जागीर कौन ले लेता था? राजा ले लेता था। किसके बाद? मनसबदार की डेथ के बाद। आगे बोल रहा है अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेज एंड मेंटेनिंग द डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ द सोल्जर्स। अकबर ने हॉर्सेस को ब्रांड करने का सिस्टम, ठीक है, हॉर्सेस को एक टैग देने का सिस्टम और सोल्जर्स को डिस्क्रिप्टिव रोल्स देने का सिस्टम भी क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। दिस सिस्टम वर्क विद ग्रेट एफिशिएंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। और ये जो दोनों सिस्टम थे ये अकबर के टाइम पर बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इन सिस्टम्स ने वर्क किया। द मनसबदारी सिस्टम कोलैप्स्ड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मनसबदारी जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। ये था मनसबदारी सिस्टम बाय अकबर। अब आता है अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी? अकबर फॉलोड अ लिबरल रिलीजियस पॉलिसी। अकबर ने एक लिबरल रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करी थी। सो लिबरल रिलीजियस पॉलिसी में क्या था? ही बिलीव दैट, उसका क्या मानना था? एवरी रिलीजन वॉज बेसिकली गुड एंड लेड टूवर्ड्स गॉड। कि उसका मानना ये था इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि हर धर्म जो है वो बहुत अच्छा है और हर धर्म से हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। द फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स शुड लिव पीसफुली विद वन अनदर। और अलग अलग धर्मों के जो फॉलोवर्स हैं उन्हें आपस में एक साथ पीसफुली रहना चाहिए, उसका मानना ये था अकबर का। तो फर्स्ट था इसमें अकबर अबॉलिश जाजिया एंड पिलग्रिम टैक्स। अकबर ने जाजिया और पिलग्रिम टैक्स हटा दिया। जाजिया क्या था? एक रिलीजियस टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स के द्वारा पे किया जाता था, और पिलग्रिम टैक्स भी उसने अबॉलिश कर दिया। ही वॉज एन एम्परर हु नॉट ओनली लेट हिंदूज बिल्ड देयर टेम्पल्स बट ऑल्सो गेव ग्रांट्स टू बिल्ड दैम। वो एक एम्परर था जिसने सिर्फ हिंदूज को ही टेम्पल्स बनाने के लिए ही नहीं बोला था, लेकिन उसने उन्हें ग्रांट्स भी दिए थे ताकि वो उन्हें बना सकें हिंदूज टेम्पल्स को। आगे क्या है? फोर्सिबल कन्वर्जन टू इस्लाम वॉज ऑल्सो स्टॉप्ड बाय हिम। फोर्सिबल कन्वर्जन जो किया जाता था इस्लाम से, यानी कि इस्लाम जो कबूल करवाया जाता था वो भी उसके द्वारा रुकवा दिया गया। ही गॉट रिलीजियस बुक्स ऑफ हिंदूज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। उसने हिंदूज की जो रिलीजियस बुक्स थी उसने भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया।
अकबर वॉज अ सेक्युलर रूलर हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली एटसेट्रा। अकबर एक सेक्युलर रूलर था जो हर तरह के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करता था, जैसे दिवाली, होली एटसेट्रा। अकबर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियाज ऑफ द सूफी संत। अकबर जो था वो सूफी संत के आइडियाज से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। ही वॉन्टेड द सपोर्ट ऑफ हिंदूज टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ हिज एम्पायर। वो हिंदूज का सपोर्ट भी चाहता था जिससे उसके एम्पायर की जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, स्ट्रेंथ बढ़ सके उसकी। ही अलाउड रिलीजियस फ्रीडम नॉट ओनली टू द हिंदूज। उसने रिलीजियस फ्रीडम सिर्फ हिंदूज को ही नहीं बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ अदर फेथ्स, दूसरे लोगों को भी, सभी लोगों को उसने रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करी। ही बिल्ट एन इबादत खाना यानी कि हॉल ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सिकरी। उसने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना भी बनवाया था, जहाँ यानी कि पूजा घर, एक तरीके से एक बड़ा सा हॉल बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। इन दी इबादत खाना में रिलीजियस डिबेट्स और डिस्कशंस वर हेल्ड बाय हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन एंड क्रिश्चियन रिलीजियस स्कॉलर्स। इबादत खाना में धार्मिक टॉपिक्स पर बात करना, डिस्कशंस करना किया जाता था, ठीक है, हिंदूज, मुस्लिम, पारसी, जैन, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के साथ। या आप लोग आपस में करते थे किसी भी बात पर डिबेट, डिस्कशंस वगैरह। अकबर फेल्ट दैट, अकबर ने ये महसूस किया, इफ़ द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वर कंबाइंड। अकबर का ये भी मानना था कि अगर हर धर्म के अच्छे पॉइंट्स को कंबाइन कर दें तो इट विल हेल्प द पीपल, इससे लोगों की मदद होगी। ही स्टार्टेड अ न्यू फेथ, उसने एक नया फेथ भी स्टार्ट किया जिसका नाम था दीन इलाही, विच वॉज अ वे ऑफ लाइफ, जो एक ज़िंदगी का तरीका था। इट्स मेन फीचर वॉज द बिलीफ इन वन गॉड। इसका मेन फीचर क्या था? बिलीफ इन वन गॉड, यानी कि एक ही भगवान में विश्वास रखना। ये था अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। अब इसमें आया दीन इलाही। दीन इलाही क्या है वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1582 में हुआ था ये स्टार्ट। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दीन इलाही वर वेरी सिंपल। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल थे। अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ हिज पीपल। अकबर ने अपने आप को ये घोषित कर दिया कि वो अपने लोगों का एक स्पिरिचुअल गाइड है, ठीक है। स्पिरिचुअल गाइड यानी वो लोगों को भगवान से जोड़ेगा। ही प्रीच्ड पीस एंड टॉलरेंस, उसने उपदेश भी दिए बहुत सारे पीस एंड टॉलरेंस पर, ठीक है। ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। उसने एक आइडिया अपना फॉरवर्ड सामने सबके रखा यूनिवर्सल पीस का। यूनिवर्सल पीस को उसने बोला सुलह कुल, ठीक है, यानी कि सब जगह शांत रहना चाहिए, सब कुछ एकदम शांति से होना चाहिए। ही डिसअप्रूव द सिस्टम ऑफ द सती। सती का जो सिस्टम था वो भी उसने ख़त्म कर दिया। एंड डिस्करेज द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मीट, और मीट के लिए जो लोग एनिमल्स को किल करते हैं उस सिस्टम को भी उसने डिस्करेज किया, ठीक है। उसने बिल्कुल भी उन्हें सराहना नहीं दी। दीन इलाही वॉज मेडली अ कोड ऑफ कंडक्ट। दीन इलाही एक कोड ऑफ कंडक्ट है। एंड अकबर नेवर फोर्स्ड एनीवन टू फॉलो इट, और अकबर ने कभी भी ये फोर्स किसी को नहीं किया कि सभी को दीन इलाही का जो प्रिंसिपल्स है उन्हें फॉलो करना ही करना है, ठीक है। उसने जो कहा कि सबकी मर्जी है, किसी को करना है तो करिए वरना कोई बात नहीं है। His aim was to unite the people of his empire and achieve unity in a land of diversity. उसका मेन एम क्या था दीन इलाही के थ्रू? कि वो अपने एम्पायर के लोगों में एकता बढ़ाना चाहता था और लैंड ऑफ डाइवर्सिटी में यूनिटी अचीव करना चाहता था। देयर वर फ्यू फॉलोवर्स ऑफ दीन इलाही। दीन इलाही के बहुत सारे फॉलोवर्स थे जैसे अकबर। एंड ही डिड नॉट फोर्स एनीवन टू एक्सेप्ट इट्स प्रिंसिपल्स, और उसने कभी किसी को ये फोर्स नहीं किया कि कोई इसे फॉलो करे, इसके प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना ज़रूरी ही ज़रूरी है। तो इसलिए दीन इलाही के बहुत कम फॉलोवर्स थे। अब बात आती है अकबर एंड राजपूत्स के बारे में, ठीक है। द राजपूत्स वर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड वॉर लाइक क्वालिटीज़। राजपूत जो थे बहुत ज़्यादा जाने माने लोग थे क्योंकि उनकी बहादुरता बहुत, वो लोग बहादुर बहुत थे, उनकी युद्ध करने की जो क्वालिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। अकबर वॉज अ वाइज रूलर। अकबर एक बहुत ही समझदार रूलर था। एंड वांटेड टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर ऑन हिज सब्जेक्ट्स विलिंग कॉपरेशन, और अपना एक एम्पायर सब एस्टैब्लिश करना चाहता था अपने लोगों की इच्छा के साथ। उनके अपने मतलब वो ये चाहता था कि लोगों की इच्छा के साथ ही मैं अपना एक एम्पायर एस्टैब्लिश करूं। अकबर एक्सटेंडेड हिज हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स द राजपूत्स। अकबर ने अपना दोस्ती का हाथ राजपूत्स की तरफ बढ़ाया। ही हैड रियलाइज दैट दिल्ली एंड आगरा कुड नेवर बी सेफ टिल द राजपूत्स वर सबड्यूड। उसने ये रियलाइज़ किया कि दिल्ली और आगरा कभी भी सेफ नहीं है जब तक राजपूत्स को हरा दिया जाए, या फिर जब तक राजपूत्स को कंट्रोल ना कर लिया जाए तब तक दिल्ली और आगरा क्या नहीं है, सेफ नहीं है। तो इसलिए उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया पहले ही, ताकि युद्ध वगैरह ना हो, क्योंकि राजपूत बहुत ज़्यादा वो थे, वर्ल्ड की क्वालिटीज़ उनकी अच्छी थी, तो उसे डर था
कि दिल्ली और आगरा वो लोग अपने अंडर ना कर लें, इसलिए उसने सबसे पहले क्या करा, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा दिया। ही न्यू दैट इट वॉज विद द सपोर्ट ऑफ राजपूत दैट ही कुड स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड हिज एम्पायर। उसे ये भी पता था कि राजपूत का अगर उसे सपोर्ट मिल जाएगा तो वो अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है और उसे एक्सपेंड भी कर सकता है। सो ही डिसाइडेड टू विन दैम ओवर बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया कि उनसे कैसे जीतेगा, वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू जीतेगा, यानी कि शादी के संबंध बनाकर। सो ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ अम्बेर, शी वॉज द मदर ऑफ जहांगीर। इसलिए उसने अम्बेर की प्रिंसेस से शादी करी जो मदर थी जहांगीर की। ही वो ऑल्सो अपॉइंटेड दैम टू हाई एंड रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, इसलिए और उसने क्या किया, राजपूत को हाई पोस्ट पर दे दिया, हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया राजपूत को। राजा मानसिंह वॉज अ मिलिट्री कमांडर एंड अ वायसराय। राजा मानसिंह एक मिलिट्री कमांडर थे और एक वायसराय भी थे। राजा टोडरमल वॉज हिज रिवेन्यू एक्सपर्ट, राजा टोडरमल उसके एक रिवेन्यू एक्सपर्ट थे। तो ये सभी राजपूत थे, तो उसने अपने अंडर कर लिया उन्हें, ताकि अपना डर जो था उसने अपना कम कर लिया। इसलिए ही डिड नॉट एनेक्स देयर किंगडम्स आफ्टर हिज विक्ट्री। उसकी जीत के बाद वो लोग उसकी किंगडम्स को एनेक्स नहीं कर पाए। ही आस्क्ड देम टू पे ट्रिब्यूट एंड एक्सेप्ट हिज ओवरलॉर्डशिप। उसने उनसे पूछा कि राजपूत से पूछा कि वो ट्रिब्यूट उसे पे करें और उसकी ओवरलॉर्डशिप को क्या करें, एक्सेप्ट कर ले। इट वॉज विद दिस पॉलिसी दैट हिज पोजिशन बिकेम स्ट्रॉन्ग इनफ टू एडमिनिस्टर सच अ वास्ट एम्पायर। और इसी पॉलिसी की वजह से उसकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो इतने बड़े एम्पायर को एडमिनिस्टर कर पाता है, मैनेज कर पाता है। सो द लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स द राजपूत इनेबल्ड अकबर टू कन्क्वेयर द होल ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ द डेक्कन। इसलिए अकबर की जो लिबरल पॉलिसी थी राजपूत की तरफ, उस वजह से वो पूरे नॉर्थन इंडिया को और डेक्कन के कुछ पार्ट्स को कन्क्वेयर करने में सफल रहता है। अकबर अबॉलिश दी जाजी एंड पिलग्रिम टैक्सेस विच नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स हैड टू पे। अकबर ने जाजी और पिलग्रिम टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया था, जो नॉन मुस्लिम लोगों को पे करना पड़ता था, वो भी उसने कम कर दिया था। अबॉलिश कर दिया यानी कि स्टॉप कर दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया और लोगों को अब पे नहीं करना पड़ता था। अब बात आती है अकबर के कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में। उसमें सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर पढ़ने क्या था। ड्यूरिंग अकबर्स राइन, अकबर के शासन के दौरान मैग्निफिशेंट फोर्ट्स, पैलेसेस, गेट्स, मॉस्क्यूज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड। ये सभी बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए थे। इन आर्किटेक्चर देयर वाज ब्लेंडिंग ऑफ पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड इंडियन स्टाइल्स। आर्किटेक्चर में ना पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन स्टाइल का एक ब्लेंडिंग था, मिक्सचर था। दिस कैन बी सीन इन द न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी विच अकबर बिल्ट। ये सब चीज़ें जो हम ब्लेंडिंग देख सकते हैं वो फतेहपुर सिकरी में देख सकते हैं, जो अकबर ने बनवाया। पंचमहल, जोधाबाईस पैलेस, बुलंद दरवाज़ा, दीवान खास आर बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये सभी रेड सैंडस्टोन के बने थे। दी बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट टू कोमेमोरेट अकबर्स कन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया ताकि अकबर ने जो गुजरात में जीत हासिल करी थी उसे यादगार बनाया जा सके। अ मार्बल मौजोलियम वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर दी टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के टॉम्ब पर एक मार्बल का मौजोलियम भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। टॉम्ब ऑफ हुमायूं एट दिल्ली इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड का आर्किटेक्चर का अगर आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल चाहिए तो दिल्ली में जो हुमायूं का टॉम्ब है वो इसका एक फाइन एग्जाम्पल है। द टॉम्ब इज़ बिल्ट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। टॉम्ब जो बनवाया गया है एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पर बनवाया गया है एंड सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ अ गार्डन, और एक गार्डन के मिडिल में सिचुएटेड है वो। दिस टॉम्ब रिप्रेजेंट्स द ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स। और ये जो टॉम्ब है ये इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स की ब्लेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। द आगरा फोर्ट इज़ अनदर ग्रेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। आगरा फोर्ट एक दूसरी बिल्डिंग है जो अकबर ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। अकबर्स मौजोलियम बिल्ट एट सिकंदरा इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। अकबर का जो मौजोलियम बनवाया गया सिकंदरा में वो भी एक फ़ाइन एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का। तो आर्किटेक्चर की बात हो गई, अब बात आती है पेंटिंग की। अकबर वॉज अ पैटर्न ऑफ पेंटिंग। अकबर को पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। ही इस्टेब्लिश्ड कारखानाज और वर्कशॉप्स। उसने कारखाने बनवाए, वर्कशॉप्स बनवाई। हियर पेंटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वर्क टुगेदर। यहाँ पर इन कारखानों में, इन वर्कशॉप्स में जो पेंटर्स थे अलग पूरे कंट्री से वो काम करते थे आकर। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल्स इन द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड की पेंटिंग्स में पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स की ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। पेंटर्स डेकोरेटेड बुक्स विद ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स। पेंटर्स ने बुक्स को डेकोरेट किया बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाकर। मिनिएचर मीन्स होता है आपकी एक छोटी पेंटिंग, मिनी पेंटिंग होती है लेकिन बहुत डिटेल्स होती हैं उसमें, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी। मिनिएचर पेंटिंग्स रीच इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड। और मिनिएचर पेंटिंग जो है अपने क्लाइमैक्स पर, अपने पीक पर पहुंच जाती है अकबर के पीरियड के दौरान।
दासवान एंड जसवंत वर टू फेमस पेंटर्स हु लिव्ड ड्यूरिंग अकबर्स राइन। दासवान और जसवंत दो फेमस पेंटर थे जो अकबर के शासन के दौरान रहे। मैनी कैलीग्राफर्स वर ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय हिम। बहुत सारे कैलीग्राफर्स भी थे, ठीक है। कैलीग्राफी एक राइटिंग होती है जो कैलीग्राफर्स करते हैं, वो भी उसके द्वारा पैट्रोनाइज किए गए। नंबर ऑफ पेंटिंग्स हैड सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अकबर, और बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी भी बनाई गई जिसमें अकबर की ज़िंदगी के बारे में, कुछ ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ सीन्स दिए हुए हैं। सीन्स ऑफ हंटिंग एंड रॉयल कोर्ट वर ऑल्सो डिपिक्टेड, शिकार करने के उसके जो सीन्स थे, ठीक है, और रॉयल कोर्ट जो उसका रॉयल दरबार था उसके भी, वो भी पेंटिंग के थ्रू दिखाए गए हैं। अकबरनामा कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सीलेंट मिनिएचर्स डिटेलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कोर्ट लाइफ, हंटिंग एंड बैटल सीन्स। अकबरनामा में 100 ऑफ एक्सीलेंट मिनिएचर्स हैं, ठीक है, जिसमें डिटेलिंग्स दी हुई हैं कोर्ट लाइफ, हंटिंग और बैटल सीन्स के बहुत सारी डिटेलिंग्स दी गई हैं किसमें, अकबरनामा में, मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू। तो पेंटिंग का हो गया आपका। बात म्यूजिक की, ये कल्चरल अचीवमेंट्स हो गए। कल्चर में यही तो आता है, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, लैंग्वेज, ठीक है। म्यूजिक में क्या है, अकबर वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। अकबर जो है उसे क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था, वोकल भी यानी कि गाने वाला भी, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी बहुत पसंद था। मियाँ तानसेन द फेमस कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर कंबाइन इंडियन एंड पर्शियन म्यूजिकल स्टाइल्स टू प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्ट म्यूजिकल ट्रेडिशन। मियाँ तानसेन वो अकबर के फेमस कोर्ट म्यूजिशियन थे, ठीक है। इसमें मियाँ तानसेन ने इंडियन और पर्शियन म्यूजिकल स्टाइल को क्या किया, कंबाइन किया, उससे एक नया म्यूजिकल ट्रेडिशन बन गया। तानसेन कंपोज मैनी राग्स, उन्होंने बहुत सारे राग कंपोज किए। द मेन वंस बीइंग, उनके मेन वाले कौन से थे, राग दरबारी, राग दीपक, मियाँ की मल्हार। एंड ही वॉज पैटर्नाइज्ड बाय अकबर, उसे अकबर के द्वारा पैटर्नाइज भी किया गया। अब बात आती है लिटरेचर की। दो अकबर वॉज इलिटरेट, अब अकबर अनपढ़ था। ही हैड अ कीन डिज़ायर, उसकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। किस चीज़ की डिज़ायर थी, फॉर नॉलेज, उसे नॉलेज की बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। अकबर हैड 2 ग्रेट स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में 2 ग्रेट स्कॉलर्स थे। स्कॉलर्स होते हैं ज्ञानी, जिनके पास बहुत नॉलेज होती है। तो कौन कौन थे, अबुल फजल और फैज़ी। अबुल फजल रॉट अकबर्स बायोग्राफी, अबुल फजल ने अकबर की बायोग्राफी लिखी थी, अकबरनामा। एनाय अकबरी इज़ अ पार्ट ऑफ अकबरनामा, एनाय अकबरी भी एक अकबरनामा का पार्ट है। अकबर एनकरेज फैज़ी फॉर ट्रांसलेशन ऑफ रामायण महाभारत इनटू पर्शियन, अकबर ने फैज़ी से रामायण और महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी करवाया। अकबर एनकरेज पोइट्री इन बोथ हिंदी एंड पर्शियन, अकबर ने कविताएं भी एनकरेज करी, हिंदी लैंग्वेज में भी, पर्शियन लैंग्वेज में भी। वल्लभाचार्य, केशव दास, रहीम, तुलसीदास एंड सूरदास वर फेमस हिंदी पोएट्स ऑफ हिज राइम। उनके शासन में, अकबर के शासन में फेमस कवि कौन से थे, हिंदी पोएट्स, वल्लभाचार्य, केशवदास, रहीम, तुलसीदास एंड सूरदास। तुलसीदास रॉट रामचरितमानस इन अवधी, तुलसीदास ने अवधी लैंग्वेज में रामचरितमानस भी लिखा। अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, अकबर ने बहुत सारे सोशल और एजुकेशनल चेंजेस भी करवाए। रिफॉर्म्स मीन्स क्या होता है आपका, चेंजेस करवाए उसने बहुत सारे, ठीक है। ही अबॉलिश सती, उसने सती प्रथा ख़त्म कर दी। लीगलाइज्ड विडो रीमैरिज, विडो यानी कि विधवा की रीमैरिज उसने लीगलाइज कर दी, ठीक है, यानी कि जो विधवा हो जाती है वो फिर से रीमैरिज कर सकती हैं। एंड डिस्करेज चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज किया। ही ऑल्सो एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, लॉजिक एंड एस्ट्रोनॉमी। उसने हिस्ट्री, मैथ्स, एग्रीकल्चर, लॉजिक और एस्ट्रोनॉमी की जो स्टडी थी उसे भी एम्फेसाइज किया, उस पर भी जोर डाला। अकबर्स अचीवमेंट्स हैव मेड हिम विन अ हाई प्लेस अमॉन्ग द ग्रेट किंग्स ऑफ हिस्ट्री, और इसी वजह से, इन्हीं सभी अचीवमेंट्स की वजह से अकबर ने जितने भी हिस्ट्री में बड़े बड़े राजा थे उनमें एक बहुत ही अच्छा प्लेस उसने अपना प्राप्त किया। ड्यूरिंग अकबर पीरियड, अकबर के शासन के दौरान, द स्टेट बिकम सेक्युलर, लिबरल एंड एनलाइटेंड इन सोशल मैटर्स एंड प्रमोटर ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। स्टेट जो था अकबर के पीरियड के दौरान, अकबर के शासन के दौरान स्टेट जो था वो एक सेक्युलर बन गया था, लिबरल बन गया था और एनलाइटेंड बन गया था सोशल मैटर्स में, और कल्चरल इंटीग्रेशन का प्रमोटर भी बन चुका था। अकबर डाइड इन सी 1605, अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में। एंड ही लेफ्ट अ बिग एंड वेल स्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर टू हिज सन सलीम, हु असेंडेड द थ्रोन एज नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। तो 1605 में उसकी डेथ होने के बाद उसने एक बहुत ही बड़ा और अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ हुआ, ऑर्गेनाइज्ड हुआ हुआ मुगल एम्पायर अपने बेटे सलीम के लिए छोड़ दिया, जिसने सिंहासन ग्रहण किया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से, ठीक है।
ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है, बस एक लास्ट पैराग्राफ बचता है एनरिच योर नॉलेज का, ये भी हम पढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट राजपूत। महाराणा प्रताप जो है राजपूत में से एक बहुत ही बहादुर राजपूत हैं। ही स्पेंट हिज एंटायर लाइफ फाइटिंग अकबर एंड ट्राइंग टू फ्री मेवाड़ फ्रॉम द मुगल्स। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड कर दी, बिता दी अकबर से युद्ध करने में और ये कोशिश करने में कि वो मेवाड़ को मुगल से फ्री कर सकें, आज़ाद कर सकें। बट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 ही कैरिड ऑन हिज स्ट्रगल। अब वो हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में भी हार जाते हैं, लेकिन अपना स्ट्रगल उन्होंने जारी रखा। ही रीऑक्यूपाइड सम ऑफ हिज टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज को उन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन चित्तौड़ को रिगेन नहीं कर पाए। सो अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, एक लीजेंड के अकॉर्डिंग, हिज लाइफ इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज सेव्ड बाय हिज फेथफुल हॉर्स चेतक। किसी ने ये बताया कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो उनकी ज़िंदगी बचाई, उनका जीवन जो बचाया, उनके फेथफुल हॉर्स ने बचाया, इसका नाम था चेतक। उनका एक घोड़ा था चेतक, उन्होंने, उस घोड़े ने महाराणा प्रताप की ज़िंदगी बचाई थी, जीवन बचाया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। गाइस ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।